हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों का पेपर सही गया होगा। तो 2024 में जो फिजिक्स का पेपर था वो बच्चे बोल रहे हैं कुछ टफ भी आया है, पता नहीं अब, लेकिन मुझे भी लगता है कि कुछ टफ आया है। और ये जो पेपर है आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन वाइज मैं यहाँ पे अभी कराऊंगा। ये कुछ एमसीक्यू हैं जो सेट 3 के हैं। तो सेट 3 के एमसीक्यू मैं आपके सामने जो है अभी करके सॉल्व करके दिखाता हूं। तो आप देखिए, जो सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो है आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोवाइड किया गया है। और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट में जो वोल्टेज है वो 25 वोल्ट है एक प्लेट में P1 में, और P2 में -25 है। और आपसे बोला गया है कि इसकी कैपेसिटी यदि जो है 2 माइक्रोफेरेड है तो इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है, जहाँ पे C जो है कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है और V जो है आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर मैं C की वैल्यू को यहाँ पे रखूँ 2 माइक्रोफेरेड, तो V यानी कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज योर कितना है आपका 25 माइनस ऑफ 25, डेट इज विच इज योर 50 वोल्ट। यानी कि प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट है। तो इस हिसाब से यदि हम यहाँ पे C की वैल्यू को और जो है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को रखें तो हमें जो है ऑप्शन जो है आपका कौन सा मिलेगा, आपका ऑप्शन बी, दैट इज 0.1 मिली कुलाम। तो इसकी बाकी ये सॉल्यूशन आपको दिख रही होगी। तो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो है आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक ले आने में जो है कितना वर्क होगा। यदि P1 का जो है वोल्टेज जो है आपका -5 वोल्ट हो और P2 का वोल्टेज जो है +5 वोल्ट हो, तो मतलब पोटेंशियल, वोल्ट ना कह के मैं पोटेंशियल कहूँ, तो पोटेंशियल P1 का -5 और पोटेंशियल P2 का जो है +5 प्रोवाइड कर रखा हो। तो इस हिसाब से यदि आप एक इलेक्ट्रॉन को अगर वहां से ले आना चाहें, या एक प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, किसी को भी, जैसे मैं प्रोटॉन के लिए बात कर रहा हूं, तो प्रोटॉन के लिए जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, तो प्रोटॉन को अगर आप जो है इस P1 पॉइंट से P2 पॉइंट में ले आने में कितना वर्क होगा, तो हम सभी लोग अगेन फिर जानते हैं, सेम वही कंसेप्ट है। तो जो वर्क होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज इफ ए चार्ज पार्टिकल Q इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, देन द वर्क डन ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय W इज इक्वल टू, दैट इज वर्क इज इक्वल टू Q इनटू V। हियर अगेन हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो P1 से P2 लेके गया हूं, तो फाइनल पोटेंशियल दैट इज योर +5 वोल्ट एंड initial potential is your -5 volt, so the potential difference between P1 and P2 point is your 10 volt। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया है। तो इस 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को मैं किसको लेके जा रहा हूं, प्रोटॉन को लेके जा रहा हूं, तो जाहिर से प्रोटॉन का चार्ज रख दूंगा। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, दिस विल गिव द वर्क डन, एंड द वर्क डन इज योर कितना आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻18 जूल। तो इतना वर्क आपका आ गया है। तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 3 यदि आप देखें, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो सिंपल से जो है एक वायर है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है और उसी के अलोंग जो है आपकी करंट भी रन कर रही है। आपको एक पॉइंट दिया गया है 3,4,5, 3,4,0। इस पॉइंट पे आपको इस छोटे से सेगमेंट से, यानी कि जो सेगमेंट है इसकी लेंथ आपको प्रोवाइड कर रखी है 2 सेंटीमीटर। तो इस सेगमेंट से जो है 5 एम्पियर की करंट जा रही है, जो देखो ब्लैक एरो से मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको। तो यहाँ से इस 3,4,0 पे कितनी जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इसके बारे में हम निकाल रहे हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, μ0/4π I dl × r अपॉन r³। ये आपके सामने लिखा हुआ है, dB इज इक्वल टू μ0/4π I dl × r अपॉन r³। क्योंकि मुझे जो है जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं उसमें जो है आई जे के कंपोनेंट, वैसे तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, dB इज इक्वल टू μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r² करके भी इसको निकाल सकते हैं, बड़ी इजीली निकल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हमें फ्लेमिंग के
रूल को यूज करके जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस में जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी प्रोवाइड की गई है। तो जाहिर सी बात है मैंने जो है इसलिए जो है इसमें वेक्टर फॉर्म को जो है बायोट-सेवर्ट लॉ के लिया हुआ है। तो अगर आप देखें इसको तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 π IDL क्रॉस R और अपॉन R क्यूब। तो R क्या दे रखा है आपको, R आपको प्रोवाइड दे रखा है जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वो कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। और DL कितना प्रोवाइड कर रखा है 2 सेंटीमीटर का प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन वो y डायरेक्शन में है तो j कैप आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर दिया तो 0.02 जे कैप। तो उसके बाद जो है इनकी वैल्यूज को रख दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 10⁻⁻⁷ और आई की वैल्यू आप सभी को दे रखी है 5 एम्पियर। और इसके बाद इनको रख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। अब बच्चे को प्रॉब्लम होगी कि आर क्या होगा इधर पे, तो आर क्या होगा मॉड लग जाएगा, मॉड निकाल लेंगे आर को। तो ये 0 से निकालना है क्योंकि ये ओरिजिन पे है ये पॉइंट। तो अगर हम इसका मॉड लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका मॉड लेंगे तो इस पॉइंट का यानी कि ये डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे तो ये 5 मीटर आ जाएगी। इस आपके सामने कैलकुलेट कर रखा है। तो उसके बाद जो है आप इन सारी वैल्यूज को इसमें रख देंगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो J क्रॉस I होगा एक तो, और एक J क्रॉस J होगा। J क्रॉस J जो है आपका 0 हो जाता है और J क्रॉस I जो है -k होता है। तो सारी वैल्यूज को मैं इसमें रख दूंगा। तो देखो आपको ये जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें तो कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो जो है जो आंसर जो आपका आएगा -0.25 के कैप नैनो टेस्ला, यानी कि 10⁻⁹ टेस्ला के करीब इसका आंसर आ रहा है विद नेगेटिव साइन। तो इस हिसाब से अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन जो है आपका सी जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से जो है आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो आप देखें तो उसमें आपको जो डायमैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका एक प्रॉपर एक अच्छा डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो आप उससे बड़ी आसानी से इससे जान सकते हैं। और बाकी जितने भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे सोडियम प्रोवाइड कर रखा है आपका, तो वो जो है आपका पैरामैग्नेटिक है। और बाकी की जो दो मटेरियल आपके सामने लिखे गए हैं वो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो हमें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल बताना था, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है ऑप्शन डी जो है आपका, और वो है सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट जो आपका है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो है आपको MB के रूप में जो है देखो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन जिसमें जो है आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मतलब जो है कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, उसको जो है मैग्नेटिक फील्ड में जो है घुमाया जा रहा है। तो उसको घुमाने में, रोटेट करने में कितना वर्क होगा यदि जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके प्लेन पे जो है परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रखा है आपको। ठीक है, तो उसको परपेंडिकुलर से कहां तक घुमाना है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये आपका प्लेन है, देखो आपका ये प्लेन है, आपका ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू दिस प्लेन बोल रहा है, और इस प्लेन पे है नॉर्मल है बोल रहा है। और इसके बाद इसको 45 डिग्री जो है क्या करा जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो ऐसा करने पे कितना काम होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि यदि किसी करंट कैरिंग जो है लूप को या करंट कैरिंग जो है कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसको एक टॉर्क लगता है। तो जाहिर सी बात है इसको भी एक टॉर्क लगेगा, एंड द वैल्यू ऑफ दैट टॉर्क इज योर कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा। तो हम जो है टाउ की वैल्यू को जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा। तो यदि इसको थोड़ा सा घुमाया जाए तो इसके लिए जो वर्क होगा DW वो कितना होगा, MB sin थीटा। ये देखो, यानी कि टाउ इंटू डी थीटा विच विल गिव द स्मॉल वर्क डन। लेकिन मुझे जो है इसको 0 डिग्री से जो है 45 डिग्री, यानी कि θ1 एंगल से θ2 एंगल तक मैंने इसको पूरा ही सॉल्व कर दिया है ताकि आपको फॉर्मूला निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो वर्क करेंगे θ1 से θ2 तक घुमाने के लिए इतना वर्क हो जाएगा। तो 0 से लेके 45 डिग्री का, देखो 0 डिग्री क्यों कह रहा हूं, तो ये देखो इनिशियली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, external magnetic field is perpendicular to this coil and the normal to this coil is also is in this direction, so the angle between these two is your 0। कैसे हो जाएगा 0, यदि आप देखो तो नॉर्मल टू दिस प्लेन ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे परपेंडिकुलर है, एंड क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा ऐसे होता है ना,
सरफेस पे ऊपर हो तो बाहर की ओर होता है, तो नॉर्मल ऐसा हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे बाहर की ओर है, ऐसे करके बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन दैट इज पैरेलल टू ईच अदर, सो द एंगल बिटवीन दीज टू इज योर जीरो। तो जीरो से कहां तक घुमा रहा है, मुझे 45 डिग्री तक घुमा रहा है। तो इनिशियल वैल्यू θ1 इज योर 0 एंड द सेकंड वैल्यू दैट इज θ2 इज योर 45। तो इनके वो मैं सब सॉल्व करूंगा, साइन थीटा का जो है इंटीग्रेशन कॉस थीटा था विद नेगेटिव साइन। तो इनकी वैल्यूज को जब मैं रखूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0.29 MB विथ नेगेटिव साइन, इसके साथ जो है नेगेटिव साइन भी होगा। तो जो आपका ऑप्शन नेगेटिव वाला है वही जो है आपका क्या, नेगेटिव नेगेटिव जो है कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो यानी कि 0.29 MB जो है इसका आंसर है, और 0.29 को अप्रोक्सीमेटली 3 लिखा हुआ है आपके आंसर में। तो ऑप्शन जो है बी जो है इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 6th है, और उस 6th क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखें तो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, जरा देखो बच्चे लोगों। तो वो क्या दिख रहा है आपका कि आपको एक जो है वोल्टेज प्रोवाइड की गई है, V इज इक्वल टू 157 साइन ओमेगा टी प्रोवाइड किया गया है, और आपसे बोला गया है कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज बता दीजिए फॉर हाफ साइकिल के लिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो है यदि अगर ऐसा लिखा हो तो इसको मेन इक्वेशन से जो है हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 157। देखो इस इक्वेशन से कंपेरिजन कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर V नॉट इज योर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो यह हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हमें जो है क्या करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC साइकिल फॉर हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है आपकी, 2V0 अपॉन पाई। 2V0 अपॉन पाई की जो है अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो 2V0 अपॉन पाई यहां पे रखा गया है। तो 2V0 अपॉन पाई रख दिया हमने, और ये V0 की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रखी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 99.949 आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 के बराबर होगा। तो आप सभी लोगों को यहां पे दिख रहा होगा कि जो ये वैल्यू है वो किससे मैच कर रही है, आपकी ऑप्शन डी से। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन डी। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7, आप उसको पढ़ लीजिए। तो देखिए जरा जो है 7th क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें क्या प्रोवाइड कर रखा है, आपको एक सोलेनॉइड प्रोवाइड कर रखा है जिसकी कुछ लेंथ मतलब जो है जिसकी कुछ लेंथ आपको प्रोवाइड कर रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड कर रखा है, और उसका जो है आपका नंबर ऑफ टर्न फिक्स्ड है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि आप जो है सोलेनॉइड की जो है कब जो है आप इसकी जो है सेल्फ इंडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास सोलेनॉइड का सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। हम बड़ी आसानी से उस फॉर्मूले को हमने कभी कैलकुलेट किया होगा, आपने बहुत बार डेरिवेशन भी किया होगा। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L है आपका। यदि इस ऑप्शन को जरा इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखें तो L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड है, और L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि यानी कि लेंथ अगर कम हो और एरिया अगर बड़ा हो तो सेल्फ इंडक्शन बड़ा होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन जो है बी जो है आपका सूटेबल आपके लिए लग रहा है। तो L इज डिक्रीज, जब L डिक्रीज करे और जो है आपका A क्या करे, इंक्रीज करे, इन दैट केस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड विल इंक्रीजेज। तो ये बड़ी आसानी से जो है हमें पता चल गया, देख रहे होंगे आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन पे है आपका। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोवाइड करी गई है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये पूछा गया। तो यह तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और बुक में ही देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी बना रखी होगी, और वो जो है वेव जो है एक्स डायरेक्शन की ओर प्रोपागेट कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कर रही है, और जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो जाहिर सी बात है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन जो है इस हिसाब से देखा जाए तो वो जो आपको दिख रहे होंगे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन वाले ऑप्शन होंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, तो ट्रेवल जब कर रही होती है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम जगह इन बातों को बोला गया है कि बोथ आर इन द सेम फेज। ये दोनों के दोनों एक ही फेज में होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर बोथ आर इन द सेम फेज। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो जेड जो है डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके है, और सेम फेज में भी है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है आपका ए जो है, ए जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आप इसको देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन, मतलब जो है आपने थ्योरी की होगी तो वहां से संबंधित है। तो एक जो है प्रोटॉन को और एक जो है अल्फा पार्टिकल को रन कराया जा रहा है, मतलब दौड़, मतलब जो है टारगेट के ऊपर हिट किया जा रहा है, किसी न्यूक्लियस के ऊपर हिट किया जा रहा है, लेकिन सेम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है दोनों को। तो हमसे बोला गया है कि उनके रेशियो क्या होंगे, तो उसके रेशियो को बता दीजिए, उनकी जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के रेशियो बता दीजिए। तो हम सभी लोग देखो, मैंने कहा कि ये देखो ये लिखा है सेम वेलोसिटी से, जो आपको गिवन दे रखा है, माना कि उस वेलोसिटी को मैंने v मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट जो अप्रोच है वो क्या है आपका, R is equal to 2/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon mv square, where m is your mass of the charge particle and v is the velocity of the charge particle। 1/4 pi epsilon naught से आप अच्छे ढंग से वाकिफ हैं। और Q1 and Q2 are two charges। Let Q2 be the charge of the nucleus, जिसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हो उसका चार्ज है। एंड Q1 क्या है आपका, क्या है वो चार्ज है जिसको आप फेंक रहे हैं, जैसे प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हो, ठीक है। तो टारगेट जो है आपका क्या है, टारगेट जो भी है उसका एटॉमिक नंबर, जो टारगेट का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर लेट इट बी जेड मान लेता हूं। तो जेड मान लेता हूं, तो उस टारगेट का चार्ज मैंने Q2 माना था, तो Q2 इज इक्वल टू जेड इंटू ई हो गया। तो यानी कि इन प्लेस ऑफ Q2 यू कैन पुट जेड ई। अब मैं पहले अल्फा पार्टिकल को फेंकूंगा, फिर प्रोटॉन को फेंकूंगा। तो पहले प्रोटॉन को फेंक लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को पहले बोल रहा है। तो प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, देखो जहां जहां जो है Q1 है, Q1 की जगह क्या रख दो, प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया जिस न्यूक्लियस पे टारगेट किया गया है, जेड इंटू ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोटॉन का मास, और उसको वी वेलोसिटी से फेंका गया था। इसी प्रकार से अल्फा पार्टिकल का रख दिया। अल्फा पार्टिकल का चार्ज लेकिन 2e होता है, दैट इज 2 प्रोटॉनिक चार्ज होता है उसके पास। जेडी न्यूक्लियस पे, उसी न्यूक्लियस पे फेंका, सेम टारगेट पे फेंका गया है, लेकिन यहाँ पे मास अल्फा पार्टिकल का, लेकिन वेलोसिटी सेम दे रखी है, तो ये लिख दिया। तो जो कटता है उसको सबको काट के यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसके बाद जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हम देखेंगे एम अल्फा, जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, इट इज योर 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का 4 गुना होता है। तो प्रोटॉन का यदि 4 गुना होता है तो जाहिर सी बात है, इन प्लेस ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यू कैन पुट 4 mp। तो 4 mp को यदि हम इसको कट करें तो 2 आ जाएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, जिसका आंसर जो 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमारे पास नेक्स्ट जो है एक आपके सामने जो ऑप्शन मतलब जो क्वेश्चन रखा गया है वो भी वही रेशियो वाला ही है, और बहुत ही मतलब रेशियो कहने का मतलब क्या है कि उसी ढंग से करना है, लेकिन ये जो है आपका डी ब्रॉगली मैटर वेव से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो डी ब्रॉगली मैटर वेव में जो है आपका क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको की काइनेटिक एनर्जी के है, और उसके साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट है वो लैम्डा है। तो ये हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है लैम्डा हमको मिल गई, और के जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो इस हिसाब से आपने पढ़ा होगा, देखा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बहुत सारे जो है आपके फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे नोट करके देख लें। तो कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 mk, वेयर m इज द मास ऑफ द particle and k is the kinetic energy of that particle and h is your Planck constant and lambda is the wavelength associated with that particle whose mass is your m, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज के। नाउ अब इसी क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि यदि इस अल्फा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल बोल रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी आप काइनेटिक एनर्जी को दुगना कर दें, क्या कर दें आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी को दुगना कर दें, तो अब इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो जाहिर सी बात है जो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का √, है। तो यहां पे जो है काइनेटिक एनर्जी को दुगना कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है बाकी सब चीज तो सेम रहेगा, लेकिन इन प्लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यू हैव टू पुट 2k। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये पूरा ये एक √2 को √2 से बाहर रख दी तो 1/√2, तो h अपॉन √2 mk, h अपॉन √2 mk वो क्या है आपका
अगर आप ध्यान से देखें वो लैम्डा के बराबर है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा हो गया। तो ये लैम्डा आ गया, अंडर रूट टू तो ऑलरेडी था, तो लैम्डा डैश दैट इज द न्यू वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जी इज योर 2k, जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 2k है, तो कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन अंडर रूट 2। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन जो है आपका ए जो है आपका क्या है, करेक्ट है। अब आपकी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर जो है 11 दिख रहा होगा एमसीक्यू का। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन भी, लेकिन ये थोड़ा सा जो है बच्चे जो है इसमें इसलिए परेशानी होता है क्योंकि जनरली जो है टीचर्स जो है इतना जो है टाइम पीरियड से संबंधित बातें कम करते हैं, तो वो जनरली जो है रेडियस और वेलोसिटी तक ही सीमित रहते हैं या एनर्जी को निकाल के बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हम जो है थोड़ा सा जो है सोच को उन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा सा मिला मिलू के देखें तो हमारे पास जो है इसका बड़े अच्छे ढंग से जो है ऑप्शन ये क्वेश्चन भी हम निकाल लेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन में जो है अगर आप क्वेश्चन को देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट कर रहा है हाइड्रोजन एटम में, कहां से n=2 से n=1 पे ट्रांजिट कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है तो आपसे पूछा जो ऑप्शन देखेंगे उसकी जो है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डिक्रीज कर गया है या इंक्रीज कर गया है, तो इस हिसाब से आ रहा है। तो इसका मतलब आपको पहले तो ये सोचना है कि n=2 से n=1 में आ रहा है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, ये तो हम बात पहले सोचेंगे, ये ट्रांजिशन तो बाद में सोचेंगे। तो सबसे पहले ये सोचिए कि अगर n=2 वो nth ऑर्बिटल में उसका ट्रांजिशन का पीरियड क्या होगा, तो आप एक जनरल फॉर्मूला पहले डिराइव करेंगे। तो वो मतलब डिराइव तो आप करेंगे नहीं क्योंकि आप इतने एक नंबर के लिए इतना मेहनत तो कर नहीं सकते। तो एक फॉर्मूला होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में घूम रहा था उस वक्त टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है कितना होता है उसका, Tn=2πr0 n³ अपॉन v0, वेयर n इज योर क्या है, क्वांटम नंबर है आपका जो बोर का दिया हुआ है, आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं। तो nth ऑर्बिट में इतना टाइम पीरियड होता है। यहां पे आप एक नई समस्या आई कि r0 और v0 क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो r0 वो रेडियस है जो ग्राउंड स्टेट का रेडियस है, यानी कि n=1 का रेडियस है, और v0 उसी ऑर्बिट की क्या है, वेलोसिटी है। तो ये सबका कॉमन होता है, तो इसलिए जो है मैंने इसको k मान लिया। देखो इस यहां पे मैंने इसको k मान लिया ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। तो जब जो है इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में ट्रांजिट कर रहा है तो सबसे पहले n2 में उसका टाइम पीरियड देख लेते हैं, यानी कि जब वो सेकंड ऑर्बिट में था तो उस वक्त कितना टाइम पीरियड था। तो T=k, यानी कि n की जगह 2 रख दिया तो k n³ यानी कि 8k हो गया, और T=1 रखा तो जो है फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगा, यानी कि पहले ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट के लिए आ जाएगा, तो k हो गया टाइम पीरियड। आप खुद ही देखिए उसका टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वैसे भी सोचो जरा, जो इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे जो है न्यूक्लियस से दूर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी। क्यों? बिकॉज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। वो क्या होगा, जैसे जैसे दूर जाएगा तो उसका क्या होगा, आपका उसका जाहिर सी बात है उसका क्या हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेस। वो डिक्रीज कर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वही तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड कर रहा था। तो जैसे जैसे बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन धीमा होता जाएगा, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी तो हम इतना नहीं सोचना है, हमें सिंपल इतना सोचना है। तो आपको ये देखो ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि इसका टाइम पीरियड यहाँ ज्यादा है, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ जाएगा। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में बहुत तेजी से घूमेगा तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दिख रहा होगा आपको। तो डिक्रीज इन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 से 1 में जा रहा है तो 2 में जो है 8k थी और 1 में जो है k हो गई, तो डिफरेंस इन टाइम पीरियड कितना हो गया आपका k, यानी कि इतना टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया, 7k डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आया, तो डिक्रीज जितना किया है, कहां से ट्रांजिट किया था, जहां पे 8k थी टाइम पीरियड, तो अपॉन इनिशियल हो गया, तो ये परसेंटेज निकाला तो कितना आ जाएगा 87.5% जो है आपका क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट है। तो अगर आप अपने ऑप्शन बी को देखें तो वो आपका इससे मैच कर रहा होगा। इसके बाद जो है अगर हम देखें ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 12 को, तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपका जो है आप बड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो 1.1 जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। 1.1 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर जो है जनरली बच्चा लगा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज जो है आपकी जो है किसी में मिलाई जाएगी, मतलब जो है ऐसा में मिलाई जाएगी, तो वो डिक्रीज टू, दैट इज वो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वो कितनी होती है, डिक्रीज टू 0.05
जो है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो ये आप लोगों को जो है जब शुरू में आपने लेक्चर्स पढ़े होंगे तो उस वक्त जो है आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा। तो प्लीज जो है ऑप्शन जो है आपका जो है जो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वही ऑप्शन क्या है इसका सही है MCQ 12 का। तो इससे आगे के अगर आपको आंसर्स चाहिए तो प्लीज जो है आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपको आगे के आंसर्स भी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ओके बाय, टेक केयर।